ओके, तो इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ स्मिथ चार्ट पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्मिथ चार्ट वी नीड टू स्टडी द इम्पीडेंस प्लेन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन। ये दोनों प्लेन का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए इन दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ इम्पीडेंस? इम्पीडेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हैविंग रियल पार्ट एज वेल एज इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट रेजिस्टेंस को बताता है, इमेजनरी पार्ट रिएक्टिव पार्ट कहलाता है, जो कि इंडक्टर और या कि कैपेसिटर को बताएगा। यदि प्लस साइन है तो इंडक्टर, यदि माइनस साइन है तो कैपेसिटर। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होगा और इमेजनरी पार्ट होगा। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो रियल नंबर की एक्सिस होती है और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो इमेजनरी नंबर की एक्सिस होती है। यदि मैं बोलूँ z इज़िकल टू 0 प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल, ऑरिजिन यहाँ पे होगा z इज़िकल टू 0। z इज़िकल टू 50 बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं, कैसा है, रियल है तो रियल एक्सिस पे आएगा। z इज़िकल टू J50 यहाँ पर आएगा, कैसा नंबर है, इमेजनरी, तो इमेजनरी एक्सिस पे आएगा। z इज़िकल टू -J50 यहाँ पर आएगा, इमेजनरी एक्सिस पे। z इज़िकल टू 50 प्लस J50, 50 रियल पे, J50 ऊपर इमेजनरी पे। इसी तरीके से 50 माइनस J50 यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, इस प्लॉटिंग में आपने क्या देखा, एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इस इम्पीडेंस प्लेन का लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ नहीं कर सकता। पहली बात, क्या आप z इज़िकल टू इन्फिनिटी प्लॉट कर सकते हैं इस प्लेन पे? आंसर इज़ अगेन नो। तो दो ड्रॉबैक निकल के आए, एक तो z इज़िकल टू इन्फिनिटी प्लॉट नहीं कर सकता, दूसरा एक इस प्लेन का लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ नहीं कर सकता। तो ये दोनों ड्रॉबैक थे किसके? इम्पीडेंस प्लेन के। चलिए आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन को समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले रिकॉल करिए कि ट्रांसमिशन लाइन में हमने ये देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ टू कंडक्टर सिस्टम एसोसिएटेड विथ वन पैरामीटर दैट इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक कैरेक्टर RLGC पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन लाइन का एक एंड लोड से कनेक्टेड है और एक एंड सोर्स से कनेक्टेड है। ऐसा वेव जो कि सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल करे दैट इज़ नोन एज फॉरवर्ड वेव और इंसिडेंट वेव। एक वेव जो कि लोड से सोर्स की तरफ चले उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव या कि बैकवर्ड वेव भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या देखिए कि ऑब्ज़र्वर की लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्ज़र्वर सोर्स से भी ऑब्ज़र्व कर सकता है ट्रांसमिशन लाइन को और लोड से भी ऑब्ज़र्व कर सकता है। मान लीजिए आपका ऑब्ज़र्वर कहाँ पे खड़ा है? लोड पे खड़ा है, और मेरे ट्रांसमिशन लाइन का एक लेक्चर देख लेना आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, तो यहाँ से बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए वो V ऑफ L। अच्छा, L का मतलब क्या है? L का मतलब ये बात पक्की है कि ऑब्ज़र्वर कहाँ पे खड़ा है? लोड एंड पे खड़ा है। यदि मैं V ऑफ 0 कर दूं तो L की वैल्यू 0, मतलब मैं कहाँ पर हूँ? लोड पर हूँ। तो आप देखिए कि वोल्टेज एट एनी लोकेशन, L मतलब क्या बताएगा? लोकेशन। जैसे मान लीजिए L की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 रख दी, तो 2 कहाँ से? लोड से 2 मीटर इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज एट एनी लोकेशन इज़ द सम ऑफ फॉरवर्ड वेव एज वेल एज बैकवर्ड वेव। यहाँ पे गामा क्या है? गामा क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जो कि अल्फ़ा प्लस जे बीटा का सम है। तो अल्फ़ा क्या है? एटेन्यूएशन है, बीटा क्या है? फेज शिफ्ट है। तो मैंने फेज़ और इस सब का एक और वीडियो बनाया, वो भी आप देख लेना। ट्रांसमिशन लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा ऑल्सो। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ बैकवर्ड वेव, ये बैकवर्ड वेव है, टू इंसिडेंट वेव, ये फॉरवर्ड वेव को इंसिडेंट वेव भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो इसको ऊपर ले जाऊं तो e⁻² गामा L हो जाएगा। गामा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस जे बीटा रखिए
तो ये इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन r इंटू ई पावर आई थीटा के जैसे नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। तो मैं इस इक्वेशन को देख के ये बोल सकता हूँ कि गामा कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और गामा के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गामा कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि कोई भी पैरामीटर यदि r इंटू ई पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख लिया जाए तो पक्की बात है वो क्या है? फेज़र है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है। गामा क्या है? फेज़र है। और दूसरी बात क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, मैंने गामा 0 रखा तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहाँ पर हूँ? लोड पर हूँ। गामा की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉरी, गामा नहीं, एल की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो जाएगा। v माइनस ओवर v प्लस मिलेगा। यदि आपने एल की वैल्यू 0 रखी है तो आप कहाँ पर हैं? लोड पर हैं। तो ये मैंने एक और टर्म लिखा है गामा एल। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी मैं गामा एल कह रहा हूँ और इसको भी गामा कह रहा हूँ। तो आप इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट कह लीजिए, इसको गामा कह लीजिए। तो गामा एल का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। यदि कभी आपने ट्रांसमिशन लाइन में इस इक्वेशन को ज़रूर देखा होगा। चलिए इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या इक्वेशन है? जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। गामा एल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। एट लोड का मतलब क्या होता है? एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है? लोड पर है। तो ये गामा एल देखने पे क्या समझ में आता है कि किस पे डिपेंडेंट है? इम्पीडेंस पे। और इम्पीडेंस कैसा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गामा एल भी कैसा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इससे कंपैरिजन करिए। r की जगह पर क्या लिखा हुआ? मॉड गामा एल। मैग्नीट्यूड लिखा हुआ ई पावर आई थीटा एल। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो पक्की बात ये फेज़र भी होगा और क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, गामा एल की रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो चलिए इसका ग्राफिकली सिग्निफिकेंस समझते हैं पहले। तो ये देखिए आपके सामने मैंने एक कुछ बनाया है। गामा एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो 1 का एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो गामा में क्या क्या पार्ट है? मैग्नीट्यूड और एक थीटा एल। थीटा एल किसको बताएगा? डायरेक्शन को। अच्छा चलिए अब देखिए, यदि गामा को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है तो आप बोलिए कि इसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। आप हमेशा रियल पार्ट को किस एक्सिस में रखते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। इमेजिनरी पार्ट को हमेशा किस में? वर्टिकल एक्सिस में रखते हैं। एक 1 का सर्कल ड्रॉ कर लिया। 1 का सर्कल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि गामा एल की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। क्या ये फेज़र है? बिल्कुल है। थीटा एल की वैल्यू 0 है। थीटा एल की वैल्यू 0 है मतलब फेज़र की लोकेशन, इस वेक्टर की लोकेशन पॉइंट ए की तरफ है। यदि मान लीजिए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, सी की तरफ है, तो थीटा एल की वैल्यू कितनी होगी? ये थीटा एल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। यदि बी की तरफ है तो कितना होगा? यहाँ से मेज़र करिए, 180 डिग्री होगा। यदि डी की तरफ फेज़र है तो यहाँ से मेज़र करिए, कितना आएगा? 270 डिग्री होगा। चलिए, तो क्या समझ में आया कि ये एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन है जिसका ये रेडियस कितना है? 1 है। गामा एल एक फेज़र है। इसमें ये एक्सिस कौन सी है? रियल एक्सिस है। और ये कौन सी है? इमेजिनरी एक्सिस है। इतना तो इसको देखने के बाद समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप एक ट्रांसमिशन लाइन लीजिए और इस ट्रांसमिशन लाइन का लोड इंड कैसा? ओपन है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन का नाम क्या होगा? ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन। जेड नॉट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। गामा एल क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। यदि आप लोड पे हैं तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी।
जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। यदि ओपन सर्किट है तो जेड एल की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। जेड एल दोनों तरफ से कॉमन लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या 1 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1 इंटू ई पावर आई ज़ीरो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, ई पावर आई ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन जीरो। कॉस जीरो कितना होगा, 1, साइन जीरो 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसका कंपैरिजन इससे करिए, तो गामा एल की वैल्यू कितनी है, मॉड गामा एल की वैल्यू कितनी है, 1, थीटा एल की वैल्यू 0 है। तो बताइए फेज़र का लोकेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बात पक्की है कि यहाँ पे गामा एल की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई और 1 मिल गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा पार्ट देखिए। चलिए मान लीजिए आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और उसका लोड इंड कैसा है, शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या है, जेड एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब मैं बोलूँ कि गामा एल निकालना है, फिर से गामा एल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड 0 माइनस 0 वैल्यू रख दीजिए, 0 माइनस जेड नॉट ओवर 0 प्लस जेड नॉट कितना आएगा, -1। क्या मैं -1 को ऐसा लिख सकता हूँ, 1 इंटू ई पावर आई पाई लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए, इजिकल टू 1 ई पावर आई पाई को क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। अच्छा, इससे क्या समझ में आया कि -1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो -1 को ऐसा लिख सकता हूँ, तो इस चीज़ का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन एंगल कितना है, पाई है। तो यहाँ से एंगल पाई चले आइए यहाँ तक, मतलब फेज़र की लोकेशन यहाँ पर है। तो गामा एल का -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। गामा एल का 1 यहाँ पर है। अच्छा देखिए, जब पिछला केस देखा था तो वहाँ पे गामा एल जब 1 आया था तो जेड एल की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी, मतलब ये ओपन सर्किट। जेड एल की वैल्यू जब 0 है तो गामा एल की वैल्यू कितनी आई, -1। ये मतलब यहाँ पर, मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। अच्छा, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसको J50 ओम से टर्मिनेट कर दिया। तो जेड एल की वैल्यू रख दीजिए J50 -50 ओवर J50 प्लस 50। इसको सॉल्व किया, 50 कैंसिल आउट, -1 प्लस आई। इस रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज करने के बाद आंसर कितना आया, J। तो J आंसर आया। तो क्या J को ऐसा लिख सकता हूँ, 1 इंटू ई पावर J पाई बाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ, ई पावर J पाई बाई 2 को एक्सपांड करिए, 1 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 2। आंसर कितना मिल जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, J। मतलब J कहाँ पर होगा, प्लस J, ये J कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसी तरीके से -J50 से टर्मिनेट कर दिया तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये आप करके देखना, यहीं पे आएगा आंसर। क्या बात समझ में आई, बात समझ में ये आई कि यहाँ पे गामा एल ये एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लेन है, इसमें एक फेज़र है जो कि रोटेट कर रहा है। एक पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर गामा एल 1 है, और यदि गामा एल 1 है, गामा एल यदि 1 है तो ये कैसा पॉइंट होगा, ओपन सर्किट। गामा एल यदि -1 आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट। गामा एल प्लस J भी हो सकता है, गामा एल -J भी हो सकता है। गामा एल का प्लस J आना मतलब कि ये इस बात को बताता है कि लोड कैसा था, रिएक्टिव था। ठीक है, तो लोड रिएक्टिव क्या, इंडक्टिव था। और यदि गामा एल यदि -1 आया, -J आया तो लोड कैसा है, कैपेसिटिव है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैपिंग पढ़ेंगे, उस मैपिंग के लेक्चर में इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और इसमें चार्ट में
ऐसे 4 से 5 लेक्चर में आपको बिल्कुल धैर्य धीरज बना के रखना है, तभी आप सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर।